सिस्टम ताकत और दौलत के खेल का नाम है। 5 तारीख को यकदम सिंध असेंबली के अंदर एक बिल आता है और लम्हों के अंदर पास हो जाता है। पकड़ सको तो पकड़ लो। किसी को ये बात नहीं मालूम होती कि ये बिल सिंध के लोगों के मफादात के लिए आया है, क्या एक बहुत बड़े वजीर के बेटे को आला कुर्सी पर बिठाने के लिए आया है। ये मैं आपको दूंगा एक बड़ी ही तहलका खेज खबर और उस खबर के साथ आपको तमाम शवाहिद के सामने रखूंगा। और फिर एक और उसके साथ एक बड़ी ही कहानी मैं आपको दूंगा। एक सिंध का वजीर आला और सिंध के उस वजीर आला को फिर एक जगह पर नवाजा गया है। हम सिस्टम के जादूगर हैं। और किस तरीके से उसको एक और कुर्सी दी गई है। यही शख्स हमेशा से क्यों आला मनसबों पर बैठा जाता है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किस हद तक चहीता तस्वुर किया जाता है और क्या मामला हैं, ये कहानी आपके सामने रखूंगा। तीसरी बड़ी कहानी ये रखूंगा कि आखिर वो कौन सी खलबली मची है कि जिसके बाद एंटी करप्शन के हेड को हटाया गया। हम काम चलाते नहीं, उतारते हैं। वो कौन सी बात है कि जिसकी वजह से कराची में एक मुकदमा दर्ज होना था और जिसके बाद सिस्टम को ये बात अंदर से मालूम हो जाती है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना है, वो सखर बेंच में जाते हैं, सखर में जाकर अपनी जमानत करवाते हैं और फिर यहाँ पर ये मामला होते हैं। कौन पूछेगा हमें, सिस्टम है हम। एक तहलका खेज खबरें मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए हिलिएगा नहीं, झुलिएगा नहीं और डरिएगा नहीं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपनी गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही सनसनीखेज और तहकीकाती रिपोर्ट्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। सबसे पहले मैं पेश करने वाला हूं एक ऐसे वजीर की कहानी जिसे ताकतवर तरीन वजीर तस्वुर किया जाता है और जिसके ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है, और वो वजीर है नासिर हुसैन शाह। आइए नासिर हुसैन शाह साहब ताकत में किस हद तक मजबूत है, आपको अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि गुज़िश्ता 4 महीने से एक कुर्सी खाली है और वो कुर्सी है प्रोसिक्यूटर जनरल की। प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो कि पहले मौजूद थे, वो उनका ट्रांसफर हो जाता है, बल्कि उनकी पोस्टिंग हो जाती है एज अ जज और वहां पर एक कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल लग जाता है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हुकूमत इसलिए नहीं लगा रही होती क्योंकि वहां पर एक खास शख्स को लगाना होता है और उस शख्स ने अपनी फरमाइश की गई होती है। ये बात इतलात सामने आती है, ये फरमाइश की गई होती है कि जनाब नासिर हुसैन शाह साहब का बेटा होगा। अब मामले को जरा समझिएगा। होता यह है कि 5 मई को एक बिल पास होता है सिंध असेंबली के अंदर और खुफिया से ना एमक्यूएम कुछ इजाजत देती है ना कोई और मामला करता है। ये बिल मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस बिल में ये कहा गया होता है कि प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए जो 15 साल है उसे थोड़ा सा लिमिटेशन या उसको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है और फिर 15 दिन इस बात का इंतजार किया जाता है कि गवर्नर साहब इस बिल पर दस्तखत करते हैं। गवर्नर तो इस वक्त है निहाल हाशमी साहब। तो निहाल हाशमी साहब खुद वकील हैं, खुद बहुत अच्छे वकील हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। उन्होंने ये पूछने की जहमत नहीं की कि इतना बड़ा सिंध और इतने बड़े सिंध के अंदर इतने सारे वकला, तो उसमें से किसी को भी प्रोसिक्यूटर जनरल अच्छे को लगाया सकता है जो इस उम्र की हद को करे। आप ये तरमीम क्यों कर रहे हैं, किसी ने ये पूछने की जहमत नहीं की क्योंकि निहाल हाशमी भी तो वही है ना। तो खैर, हम सिस्टम के जादूगर हैं, कौन पूछेगा हमें, सिस्टम है हम। मामला ये हुआ कि 15 दिन इसका इंतजार किया गया। 5 तारीख को ये बिल आया, 15 दिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर लगे, 20-25 तारीख हो गई। उसके बाद आ गई ईद। ईद के फौरन बाद ऐलान ये हो जाता है, ये नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है कि जिसके मुताबिक जो प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदे पर लगाया जाता है नासिर हुसैन शाह साहब के बेटे को। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कतई तौर पर ये नहीं कह रहा कि ये बिल इन्हीं के लिए लाया गया होगा, लेकिन एक बादियुल नजर में ये नजर आना शुरू हो जाता है। लोग ये समझने लग जाते हैं कि जनाबे वाला ये क्या बात है कि बिल इन्हीं के लिए क्या आया हुआ था, किसी और को क्यों नहीं लगाया गया। ये सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो जाते हैं। ये ताकत नहीं, ये सवाल है और इसी सवालिया निशानात के जवाब ढूंढने के लिए बाकी काम आपको करना है। अब इसी काम को जरा सा आप देखिए, एक बहुत बड़ा माफिया के तौर पर
काम करती हुई कुछ चीज सिंध के अंदर ब्यूरोक्रेसी है। और ये ब्यूरोक्रेसी के आपस के रिलेशन, कारोबारी रिलेशन से लेकर तमाम मामला वहां पर हैं। आप सिर्फ जाकर सिंध की आला ब्यूरोक्रेसी और सिंध के सियासतदानों के तमाम बच्चों का डेटा उठा के देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि उनकी अक्सरियत की 90% की फैमिलीज बाहर है और जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, किसी के इटली में, किसी के इंग्लैंड में, किसी के ऑस्ट्रेलिया में, किसी के कनाडा में और किसी के कहां पर, क्योंकि उनकी एक 18, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ग्रेड की नौकरियों में शायद उन्होंने इतनी दौलत जमा कर ली है कि वो आराम से करोड़ों रुपया महीने का वहां पर खर्च कर सकते हैं। सिस्टम ताकत और दौलत के खेल का नाम है। मामला यह है कि चंद लोगों पर बड़े अहम सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। एक शख्स के जो कि बीआरटी मंसूबे का सरबराह रह चुके हैं और बीआरटी मंसूबे के साथ साथ लोकल बॉडीज में भी रह चुके हैं। कल एक खबर आना शुरू हुई कि एक अफवाह उड़ना शुरू हुई कि हो सकता है कि उस साहब पर जो सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी ताकत रखते हैं उनके ऊपर यानी कि जमीर अब्बासी पे कोई एफआईआर हो सकता है मुबैना तौर पर दर्ज हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि ये अफवाह के तौर पर घूमी, लेकिन इस अफवाह की तस्दीक उस वक्त हुई कि कल सुबह सिंध सक्कर के सर्किट बेंच में ये इतलात आना शुरू हुई, ये मुबैना तौर पर इतलात आना शुरू हुई कि वहां से जमीर अब्बासी ने एक अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी ली है कि महकमा एंटी करप्शन उनके खिलाफ काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये अफवाह गर्दिश होना शुरू हो गई कि आखिर एंटी करप्शन का साउथ डिवीजन अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का सोच रहा है या हो चुकी है या इतलात हैं तो उसकी बुनियाद पर यह खबर वहां तक कैसे पहुंची। और फिर यह खबर आना शुरू हो जाती है कि खुद एंटी करप्शन के सरबराह को सौदे से हटा दिया जाता है। फौरी तौर पर अगले दिन ही फौरी तौर पर यानी आज के दिन ही उस नए एंटी करप्शन के एक ओहदेदार को दोबारा से नए तैनाती दे दी जाती है, वो शख्स के जिसको बीआरटी मंसूबे की भी सरबराह थे और यहां पर भी थे। दर हकीकत ये कहानी बीआरटी मंसूबे और एंटी करप्शन और फिर बीआरटी मंसूबे के दरमियान घूम रही है, यानी कि एक बीआरटी के साबिक सरबराह और अभी के येलो लाइन के सरबराह के खिलाफ इंक्वायरी, एंटी करप्शन के सरबराह और फिर वहां पर सिंध के अंदर अगर आप सिर्फ जिस दिन बीआरटी मंसूबे और ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर अगर जिस दिन आजादाना तौर पर तहकीकात करने का मौका मिला तो आप यकीन मानिए ये इतना बड़ा स्कैंडल है कि जिसके बाद सिंध हुकूमत हिल कर रह जाएगी। ये बसेस कितने की आ रही है, इन बसेस की कुल मालियत कितनी है, इस बीआरटी मंसूबे पर कितना पैसा और कितना ठेका लगा है, सिर्फ और सिर्फ आप इस बात का इंतजार कीजिए कि इस वक्त सिर्फ इस बात में कि ये जो वजारत है ये किसके पास है, वजारत इत्तलात भी उसी के पास है। इतना ज्यादा वजारत इत्तलात का कंट्रोल होने के बाद कि कोई टीवी चैनल उस वजीर के खिलाफ यानी शजीर नामदार के खिलाफ खबर नहीं चला सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खबरें आ रही है। सोचिए ये ताकत जब कमजोर होगी तो कितना बड़ा ये स्कैंडल निकलेगा। ये खरबों रुपए का स्कैंडल सामने आने वाला है और जल्द आने वाला है। आप इस पर गिरफ्त मजबूत हुई है और इसीलिए आपको चंद दिनों से इस निजाम के हवाले से खबरें आना शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी खबर देता हूं, जब मैं निजाम की ही बातें कर रहा हूं तो तीसरी बड़ी खबर देता हूं। सिंध के एक साबिक चीफ जस्टिस रहे जस्टिस बाकिर साहब। जस्टिस बाकिर साहब पर हमेशा से मेहरबानियां रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मुत्तफिका तौर पर उन्हें निगरान वजीर आला मुकर्रर कर लिया था। जस्टिस बाकिर साहब आप समझ रहे होंगे कि किस हद तक नाम है। और उसी जस्टिस बाकिर साहब के हवाले से बाद में यह भी बात कही गई कि जो अब नई आईनी अदालतें बन रही हैं हो सकता है उन्हें वहां पर भी सरबराह बनाया जाए। मगर जस्टिस बाकिर साहब में होंगे भाई बहुत ज्यादा ईमानदार साहब होंगे, बहुत ज्यादा चहीते होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको नासिर हुसैन शाह साहब की कहानी सुनाई कि भाई क्या पूरे सिंध के अंदर आपको कोई प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं मिला, कोई आपको ऐसा वकील नहीं मिला कि जो उस पर करे, तो फिर ये सवाल क्यों आया कि जनाब उसकी मुद्दत को कम किया गया, बाकायदा बिल आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा लगता है कि ये पूरी सिंध हुकूमत जो है वो चंद ही लोगों के दरमियान घूमती हुई नजर आती है। जस्टिस बाकिर साहब को अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो कि सिंध गवर्नमेंट का एक इदारा है उनको सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है एक भारी तनख्वाह पर। मैं उनकी काबिलियत पर, उनकी सच्चाई पर, उनके खुलूस पर, उनकी ईमानदारियों पर कोई सवाल आप नहीं उठा रहा। मेरा सवाल यह है कि आखिर ये चंद लोग ही क्यों होते हैं कि जिन्हें खास तौर पर इन पोजीशन पर रखा जाता है? क्या सिंध की पूरी जमीन, कराची के लोग क्या तमाम के तमाम बंजर हो चुके हैं कि उनके पास कोई नए लोग नहीं होते नए प्रोजेक्ट्स के लिए, या फिर वो वकला ही नहीं होते? आखिर अदालती निजाम पर, इंसानी हुकूक पर और सिंध हुकूमत पर कितनी मजबूत गिरफ्त चाहिए आपको कि आपकी मर्जी के बगैर परिंदा भी
पर ना मार सके। ये सिर्फ 3 कहानियां नहीं है, मेरे पास बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स की कहानियां हैं, मेरे पास बहुत सारे इदारों की कहानियां हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा वक्तन फक्तन। लेकिन सिस्टम को बेनकाब जरूर होना चाहिए, सिस्टम के सामने सारी बातें रखनी चाहिए कि जनाबे वाला, हम तो बात करेंगे, जो जबर हो सकता है कीजिएगा, जो जुल्म हो सकता है कीजिएगा, लेकिन मुझे मालूम है कि इस आवाज उठाने पर आप हमारे साथ जरूर हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यही हमारी हौसला अफजाई है और यही हमारी हिम्मत है जब आप सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन दबाते हैं। जरूर दबाइए।